नमस्कार, मैं हूं तारिक हाशमी और आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूं जो लोगों को खूबसूरत बनाने का काम करते हैं। वो प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, वो कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। मेरी मुराद है डॉक्टर VS राठौर साहब से, जो कोलकाता से हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। कब से कर रहे हैं आप प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी? जी, ये मैं पिछले 13 साल से ये सर्जरी कर रहा हूँ, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी। और तकरीबन हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी मैं 500 से ज़्यादा अभी तक कर चुका हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट किस तरह काम करता है? हेयर ट्रांसप्लांट जो है, आजकल आप देखेंगे कि गंजापन एक बहुत गंभीर समस्या और बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है। तो इसमें जो है हम लोग सर के पीछे के बाल जो हैं, जो कि परमानेंट हेयर होते हैं, उनको हेयर रूट से निकाल के जहाँ पे गंजापन हो गया उन रूट्स को लगा देते हैं। वो रूट्स लगाने के बाद नॉर्मल तरीके से ग्रो करती हैं। उनमें आप कंघी कर सकते हैं, शैम्पू कर सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, कोई भी हेयर स्टाइल बना सकते हैं, कलर कर सकते हैं, उनको कटवा सकते हैं और इवन उस तरह लगवाएंगे तो भी वो ग्रो करेंगे। और जब उम्र ढलने को आएगी तब वो पक भी जाएंगे, सफ़ेद भी होंगे, उनके बाद आप डाई भी कर सकते हो। क्या हेयर ट्रांसप्लांट कुदरती लगता है? लोग कहते हैं कि कुदरती नहीं लगता, क्या लगता है? बिल्कुल, हेयर ट्रांसप्लांट एकदम यदि सही से किया हुआ है तो उसका रिज़ल्ट एकदम कुदरती और नेचुरल होता है। वो उसका रिज़ल्ट देखने के बाद कोई ये कह नहीं सकता है कि उस व्यक्ति ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है या नहीं। हेयर ट्रांसप्लांट कराने में कितना वक्त लगता होगा? ये हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करीब 6 से 8 घंटे की सर्जरी होती है, जिसको हम लोग डे केयर सर्जरी कहते हैं। यानी उसमें पेशेंट को, जो हमारे क्लाइंट्स रहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के, उनको एडमिट होने की भी ज़रूरत नहीं होती है और ये सुन करके होता है। पेशेंट आता है, हेयर ट्रांसप्लांट ऑपरेशन कराता है और शाम को ही घर चला जाता है। इसमें दर्द होता होगा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में? ये हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी सुन करके करते हैं। जिस एरिया में हमको हेयर ट्रांसप्लांट करना है, डोनर एरिया और रिसिपिएंट एरिया, वहाँ पे सुन करने का इंजेक्शन देने के बाद कोई दर्द नहीं होता है और व्यक्ति जो है बातचीत कर सकता है, उसको कॉफ़ी ब्रेक, टी ब्रेक सब मिलता है, गाने सुनता है। और मेरे सेंटर पे तो ऐसी भी फैसिलिटी है कि अगर पेशेंट का हेयर ट्रांसप्लांट है वो साथ में टीवी भी देख सकता है। लोग सोचते होंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो सबसे पहले सवाल मन में आता है लोगों के कि इसकी कीमत कितनी होती होगी। क्या कितनी कीमत होती होगी कि हेयर ट्रांसप्लांट हो जाए? हेयर ट्रांसप्लांट अभी तो इतना बहुतायत में होने लग गया है और इतने सेंटर्स हैं। पहले था कि ये सिर्फ गिने चुने सेंटर्स जो हैं, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, ये 4 जगह ही होता था। लेकिन आजकल जो है हर जगह पे ही हेयर ट्रांसप्लांट होने लगा है। तो इसकी कीमत जो है कितना एरिया बॉल्डनेस है उस पर डिपेंड करती है। तो 60,000 से लेके जितना ज़्यादा एरिया कवर करना है उस तरह से कीमत आती है इसकी। एक आदमी को कितने हेयर ग्राफ्ट की ज़रूरत पड़ती होगी? ये डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति का कितना गंजापन है। यदि कम गंजापन है तो उसमें कम ग्राफ्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, 1000 भी ग्राफ्ट से कवर हो सकता है। लेकिन किसी का यदि एकदम ग्रेड 7 जैसे अनुपम खेर जैसा हो रखा है तो उसको करीब 7000 8000 ग्राफ्ट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये लोग अमूमन लोग सोचते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट हो जाएगा तो कितने दिन में बाल आ जाते होंगे लोग, ताकि उनका सर जो है गंजेपन से दूर हो जाए? अच्छा सवाल है ये। इमीडिएटली हम लोग जो हेयर लगाते हैं ट्रांसप्लांट में, वो 1 से 1.5 महीने के अंदर झड़ जाते हैं और उनका रिज़ल्ट 3 से 6 महीने के अंदर पूरा आ जाता है। ऑपरेशन के बाद जो क्लाइंट जो रहता है उस स्वस्थ होने में उसे कितना वक्त लगता है, यानी रिकवरी कितने दिन में हो जाती है? हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी एक ऐसा सर्जरी है जिसके अंदर रिकवरी या डिस्कम्फर्ट तुरंत ही है। यदि व्यक्ति चाहे तो शाम से ही सब कुछ कर सकता है, चल सकता है, घूम सकता है, मॉल जा सकता है, सिनेमा देखने जा सकता है। यदि वो चाहे तो अगले दिन से ड्यूटी भी ज्वाइन कर सकता है। अब अमूमन लोगों के मन में डर रहता है, वो रहता है कि साइड इफेक्ट, तो क्या इससे कोई साइड इफेक्ट होते हैं क्या इसके? हेयर ट्रांसप्लांट का कोई भी परमानेंट साइड इफेक्ट नहीं है। ये एक ऐसी सर्जरी है जो कि व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। लोगों को पता चल पाता है कि उनका ट्रांसप्लांट हुआ है कि नहीं हुआ? इमीडिएटली ऑपरेशन होने के बाद तो देखो जो लगाते हैं हम हेयर वो पता लगता ही है। 7 से 10 दिन में क्या होता है, स्कैब्स गिर जाते हैं और
जो है तब तक तो नज़र आएगा कि उस व्यक्ति ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद नतीजा जो स्थायी होता है कि नहीं होता, या इस हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का रिजल्ट परमानेंट होता है, यानी जो हम बाल लगाते हैं वो आखिरी सांस तक रहते हैं और ये स्थायी रहता है और एकदम नेचुरल होता है। डॉक्टर साहब वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल एक ब्रेक के बाद डॉक्टर वीएस राठौर साहब से हमारी चर्चा यूं ही जारी रहेगी। नमस्कार, मैं हूँ पूर्व पचौरी। सागर टीवी न्यूज़ अब सोशल मीडिया पर नए क्लेवर और दुगनी रफ्तार के साथ खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए सागर टीवी न्यूज़ चैनल। सागर टीवी न्यूज़ की खबरों और जानकारियों की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, उसके लिए सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकॉन पर जाकर क्लिक कीजिए ताकि आप हर खबर से रूबरू हो सकें। वेलकम बैक। डॉक्टर वीएस राठौर साहब से हमारी चर्चा जारी है। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। महिलाएं अपने बालों को लेकर बहुत चिंतित रहती हैं और अमूमन वो कलर भी लगाती हैं तो उनके हेयर फॉल होता है, तो क्या महिलाओं का हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है क्या? बिल्कुल, महिलाओं में भी जिस तरह से आदमी लोगों में भी हेयर फॉल होता है उस तरह से फीमेल्स को भी हेयर फॉल होता है, तो उनके लिए भी जो है हेयर ट्रांसप्लांट ही कारगर साबित होता है और उनको भी उसी तरह से ही रिज़ल्ट मिलता है जैसे उनके अनुमान तौर पे तो फीमेल्स के बहुत लंबे बाल होते हैं, तो उनके भी वो ट्रांसप्लांटेड हेयर उतने ही लंबे हो जाते हैं और रिज़ल्ट भी एकदम नेचुरल होता है। मतलब उनको भी, अगर महिलाएं को भी अगर हेयर फॉल हो रहा है तो निश्चिंत रहें, उनका भी हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है और बाल बाकायदा आ सकते हैं उनके। बिल्कुल आते हैं। हेयर फॉल हो रहा है तो हेयर फॉल के लिए तो पहले ट्रीटमेंट करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट, लेकिन जिनका गंजापन हो गया है फीमेल्स का, जिसमें क्या होता है कि घनापन कम हो जाता है और स्कैल्प दिखने लग जाती है, तो ऐसी महिलाओं को हेयर ट्रांसप्लांट से ही लाभ मिलता है। तो महिलाएं जो ये कलर करती हैं बालों में तरह तरह के अमूमन से, तो क्या उसका नतीजा होता है कि उनके हेयर फॉल होने लगता है क्या? नहीं, ये ऐसे कलर लगाने से हेयर फॉल नहीं होता है, माने हेयर लॉस नहीं होता है। हेयर फॉल भले ही हो सकता है, माने बाल गिर सकते हैं या झड़ सकते हैं, लेकिन गंजापन उससे नहीं आएगा। गंजापन भी जैसे मेल्स के अंदर जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है, माने हेरिडिटी वंशानुगत होता है, उसी तरह से फीमेल्स में भी फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस होता है, ये भी हेरिडिटरी होता है। क्या आईब्रो या मूंछ या दाढ़ी में हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से सर में अपने बाल हैं उसी तरह से आईब्रोज, आई लैशेस मीन्स पलकों के बाल, या लड़कों में दाढ़ी या मूंछ के बाल किसी कारण से, जब मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया या जल गया है तो उस हिस्से में जो है बाल नहीं उग रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट करके नेचुरल तरीके से आईब्रो, आई लैशेज, मुस्टैच या दाढ़ी बना जाते हैं। सबसे बड़ा बात लोगों में डर ये रहता है कि कोई दाग या निशान ना आ जाए बाल लगवाने के बाद, तो ऐसा कोई खतरा रहता है कि कोई निशान? बिल्कुल नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के बाद इस तरह से कोई निशान नहीं पड़ता है, क्योंकि एक टेक्निक होती है पीछे जहाँ से स्ट्रिप लेते हैं उसको हम लोग ट्राइकोफाइटिक टेक्निक कहते हैं। उस टेक्निक के कारण जो स्टिचिंग की जाती है उस स्टिचिंग के निशान से भी बाल उगते हैं, तो यदि कोई मिलिट्री कट कराता है या कोई उस तरह लगवाता है तो कोई निशान नहीं आता है, और इवन जहाँ पे हम लोग ने बाल लगाए हैं वहाँ पर भी इस तरह का कोई निशान नहीं। अमूमन कितनी बार करवा सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट? ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति का कितना गंजापन है, यदि गंजापन और फ्यूचर में उसको कितना गंजापन होने की संभावना है, तो उसके लिए हम पूछते हैं कि उसके पिताजी को या उसके दादाजी या चाचा ताऊ को किस तरह का बॉल्डनेस है, तो वो प्लानिंग करके हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। यदि उनके पिताजी का यदि ग्रेड 7 ग्रेड 8 बॉल्डनेस होना है तो जो इनिशियल पार्ट में जो बॉल्डनेस हुआ उसमें हेयर्स लगा दिए, उसके बाद जब दूसरा गंजापन एरिया आया तो वहाँ पे फिर दोबारा से हेयर लगाए जा सकते हैं। क्या शुगर या ब्लड प्रेशर जैसे जो मरीज़ होते हैं उनका हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है क्या? कोई भी मेडिकल इलनेस, चाहे ब्लड शुगर है चाहे ब्लड प्रेशर है, इसके लिए ब्लड शुगर वाले पेशेंट को अपना ब्लड शुगर कंट्रोल में रखना होगा, उसके बाद हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी होने के बाद उसको ब्लड शुगर की दवाइयाँ रेगुलरली लेती रहनी पड़ेगी। और ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके कर सकते हैं। इसके अलावा भी इवन मैंने जो है हार्ट पेशेंट्स को भी
हेयर ट्रांसप्लांट किया है, लेकिन उसके अंदर क्या है, उनको कार्डियोलॉजिस्ट से परमिशन ले लेनी होती है। जब वो बोलते हैं कि उनका ये कार्डियोलॉजिकली ये दवाइयाँ उनको कुछ दिन के लिए बंद करके देन वी कैन डू अ सेफली हेयर ट्रांसप्लांट। आपने कहा कि गंजापन अलग चीज़ है और बाल झड़ना अलग चीज़ है, तो गंजेपन आता किस वजह से, क्या वजह रहती है जो लोगों का गंजापन हो जाता है? देखो, मैक्सिमम लड़कों में मीन्स मेल पैटर्न जो है, गंजापन जो है जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है कि जिस व्यक्ति की फैमिली हिस्ट्री में जिस तरह का गंजापन है उस हिसाब से उसको मिलेगा ही मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि एक जनरेशन में जो है वो गंजापन जैसे दादाजी को रहा, पता लगा पिताजी और उनके भाइयों को नहीं हुआ लेकिन उनकी संतानों को हुआ, तो जनरेशन भी एस्केप हो जाती है। और किसी किसी फैमिली में ऐसा भी होता है कि एक भाई को है दूसरे भाई को है ही नहीं। और इवन ऐसा भी होता है कि यदि पिताजी की फैमिली की तरफ नहीं है लेकिन मेटरनल साइड मीन्स मामा नाना इन लोगों को है तो उनकी जीन्स के कारण भी होता है। ये तो हुआ जेनेटिक पैटर्न। इसके अलावा भी कुछ बीमारियां होती हैं जिसके अंदर गंजापन आ जाता है, जैसे सिकेट्रिकल एलोपेशिया होता है। इसके अंदर क्या कुछ हिस्से के बाल जो हैं कि हेयर रूट गायब हो जाते हैं, बाकी पूरे हेयर रहते हैं। और कुछ जैसे थायराइड की बीमारी हुई उस कारण से भी हेयर फॉल होता है, या लेप्रोसी हुआ, या किसी को चोट लग गई या जल गया उस कारण से भी वो इसका पर्टिकुलर गंजापन हो सकता है। और हेयर फॉल जो है मेनली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से होता है, या फिर कुछ व्यक्ति जो स्मोकिंग करते हैं उनके, या टोबैको किसी फॉर्म में जैसे जर्दा है, गुटखा है, तम्बाकू खाते हैं, तो उन लोगों को भी हेयर फॉल होने के बाद परमानेंट हेयर लॉस या गंजापन भी हो जाता है। जिन लोगों के बाल झड़ते हैं या गंजापन आना शुरू हो जाता है उसका इलाज हेयर ट्रांसप्लांट ही है या उसको समय रहते रोका जा सकता है? यदि हेयर फॉल होना शुरू हुआ है या मैंने बाल झड़ रहे हैं तो उसको हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट से रोक सकते हैं। और लेकिन यदि फैमिली हिस्ट्री में बॉल्डनेस है और गंजापन बहुत माने हेयर फॉल गिर रहे हैं तो मेडिकल ट्रीटमेंट से हम लोग उन जो बाल गिर रहे हैं उनका झड़ना हम कुछ हद तक रोक सकते हैं, कुछ सालों तक हम लोग रोक सकते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जो है यदि फैमिली हिस्ट्री में बॉल्डनेस है तो वो दवाइयाँ भी काम नहीं करेंगी और उसको बॉल्डनेस होगा ही होगा, तब उसको हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। हेयर ट्रांसप्लांट की मेथड या पद्धति क्या है? मुख्य तौर पे हेयर ट्रांसप्लांट के दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड जो है, जो कि बेस्ट मेथड है, हम उसको FUT मेथड या स्ट्रिप मेथड कहते हैं। इस मेथड में सर के पीछे से स्किन और हेयर रूट को कट करके हम लोग एक स्ट्रिप को निकाल लेते हैं, उसके बाद और पीछे में स्टिच कर दिया जाता है। उसके बाद उस स्ट्रिप में से हेयर रूट्स को अलग किया जाता है और जहाँ पर गंजापन हो रखा है वहाँ पे एक एक हेयर रूट को लगा दिया जाता है। दूसरी टेक्निक है, इसको हम FUE टेक्निक कहते हैं। इसके अंदर एक मशीन रहती है जिसके अंदर एक एक बाल को ड्रिल करके निकाल लिया जाता है। इसके अलावा भी किसी व्यक्ति को यदि देखा जाता है कि डोनर एरिया ही कम है, जैसे मान लो एक बात की बात करें, जैसे अनुपम खेर है, मान लो उसका पीछे का एरिया ही कम है और गंजापन इतना ज़्यादा है, तो पीछे में हम यदि दोनों टेक्निक भी यूज़ करते हैं, माने FUT भी यूज़ करते हैं, FUE भी करते हैं, तो भी हम उसका गंजापन नहीं कवर कर पाएंगे। तो उसके लिए एक थर्ड मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक, जिसके अंदर हम लोग दाढ़ी के बाल, सीने के बाल, थाइस के बाल या शरीर के कहीं भी हिस्से के बाल उस मशीन से निकालकर सर पे लगा देते हैं। आम तौर पे हम लोग यदि ऑब्जर्व करेंगे शरीर के बाल भी लेकिन परमानेंट है, यदि आप देखें तो, लेकिन वो लंबाई ज़्यादा नहीं होती है उनकी, जैसे छाती के बाल तो बहुत लंबे नहीं होते लेकिन दाढ़ी के बाल लंबे हो जाते हैं। तो लेकिन देखा गया है कि जब हम बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट जब स्कैल्प पे लगाते हैं, माने सर पे लगाते हैं, तो इनका कैरेक्टर चेंज हो जाता है। यानी ये लंबे भी होते हैं, मोटे भी हो जाते हैं और इनमें कालापन भी आ जाता है। मतलब सर पे जाने के बाद ये सर के बालों की तरह हो? बिल्कुल, लेकिन इनमें टाइम लगता है, 2 से 3 साल में इनका कैरेक्टर चेंज हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग इलाज भी करा लेते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट भी करा लेते हैं, सब हो जाता है, लेकिन क्या इसका कोई परहेज़ होता है क्या? एज सच जो है मैं ये बोलता हूँ कि कुछ प्रिकॉशंस लेनी होती हैं इमीडिएटली हेयर ट्रांसप्लांट में, जैसे कि क्लोज स्पोर्ट्स एक्टिविटी जैसे बॉक्सिंग हुआ, फुटबॉल हुआ, रग्बी हुआ, कुश्ती हुआ, इस तरह का इमीडिएटली 2-3 हफ्ते तक गेम नहीं खेलना है। यानी किसी भी तरीके से आप सर में कोई चोट ना लगे फॉर 3 वीक्स। और एक प्रिकॉशन होती है कि मैं 3 हफ्ते
तक जो है हेलमेट नहीं यूज़ करना है। और एज सच स्मोकिंग या टोबैको जो है मिनिमम 3 वीक्स पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट अवॉइड करनी चाहिए। ये प्रिकॉशंस है। अदरवाइज कोई परहेज की ज़रूरत नहीं है, आप सब काम कर सकते हैं। स्विमिंग कर सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, बॉक्सिंग कर सकते हैं, सब कुछ, बट आफ्टर 3 वीक्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। डॉक्टर साहब, एक हेयर ट्रांसप्लांट से अलग हटके एक मैं बात पूछता हूँ आपसे कि जिस तरीके से मार्केट में तेल बिकते हैं, ऑयल आते हैं और दावा किया जाता है कि इसको तेल लगाने से बाल उगाते हैं, कितनी सच्चाई होती है उन तेलों के ऊपर जो लिखा रहता है उसमें? ये तो देखो, मैं आपको बताऊंगा, साइंटिफिकली तेल का हेयर ग्रोथ में कोई रोल नहीं। जितने भी बाज़ार में जो एडवर्टाइजमेंट आती है कि ये तेल लगाने से गंजे में दोबारा आ जाते हैं बाल, इवन कुछ वीडियोस भी दिखाते हैं, लेकिन ये एकदम गलत है। जहाँ पे एक बार हेयर रूट लॉस हो चुकी है, वहाँ पे किसी भी तरह का तेल लगाने से हेयर ग्रो नहीं करेगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस खास कार्यक्रम में आए, आपने कीमती वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर वीएस राठौर साहब, जो हमें हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में जानकारी दे रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि कोई भी तेल लगा लीजिए, आपके बाल नहीं उगेंगे, उसका सिर्फ एक ही इलाज है, हेयर ट्रांसप्लांट। इस खास पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।